बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अगर बैंकिंग भी है, फ्रिक्शन भी है, तब किस तरीके से न्यूमेरिकल अपन लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपलिंग, लीनिंग ऑफ साइक्लिस्ट, इन सारे टॉपिक्स को अपन लोग देखेंगे और देन कोनिकल पेंडुलम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपन लोग बैंकिंग। ठीक है, देन बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक, टॉपिक इज बच्चा बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में दे रखा है ये टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सो बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, कोई अगर सर्कुलर ट्रैक है उसकी बैंकिंग, इसके बारे में देखेंगे अपन लोग। समझते बच्चे क्या होगा, ध्यान देना। मान लो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक की बैंकिंग की गई। बैंकिंग का मतलब बच्चे ये हो गया कि ये वाला जो एंड है ये इससे कुछ हाइट पर है, ऐसे उठा हुआ। ये वाला जो एंड है इससे कुछ हाइट पर उठा हुआ है और इसके ऊपर बालक कार ऐसे मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन ऐसे कर रही है। तो इस कार का जो सर्कल बनेगा बच्चे वो तो ये बन जाएगा, ये रहेगा इस कार का सर्कल, ये रहेगा। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस लेट से मैंने मान ली आर है। कितनी है? आर है। और ये जो बैंकिंग हो रही है, जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा बच्चे देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ, अलग से एक डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान देना जरा। मैंने मान लो इधर ये ऐसे करके ये बैंकिंग बना रखी, ये रहा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है और इधर बैंकिंग बना रखी, ये कार हो गई बच्चे, ये रही कार, रेडी वाली कार, रेडी की ठिलिया, ये रही सब्जी की ठिलिया जैसी कार। ठीक है, अब समझो इसका सर्कल जो बनेगा जिसमें सर्कुलर मोशन कर रही होगी वो ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां पर, यहां जो रेडियस है इसकी, लेट से वो आर है, तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अगर इसकी बी वेलोसिटी है जिससे मूव कर रही कार इधर की तरफ, इस सर्कल में ऐसे बी वेलोसिटी मूव कर रही टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगेगा बच्चे इसमें एम बी स्क्वायर बाई आर, इसकी रेडियस अगर आर है तो। अंदर इसे बैलेंस कौन करेगा सर? बिल्कुल बैलेंस करेगा एक फोर्स। कौन सा करेगा बैलेंस? अगर इस पर नॉर्मल रिएक्शन बच्चे इधर एन लग रहा है, भाई ये सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी एन इधर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा बच्चे वो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस तरफ जो है इसका कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। मैं इनके एम जी के कंपोनेंट लिखना चाह रहा हूँ। अगर ना भी लिखता बच्चे, ध्यान देना ज़रा, मैं एक काम करता हूँ बच्चे, मैं नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट लिखना चाह रहा हूँ। मेरा मन है कि मैं नॉर्मल रिएक्शन को एक कंपोनेंट लिख दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट प्ले करेगा, तो उसके वैल्यू लिख देता हूँ। समझो बच्चे, जितना इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, उतना ही उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन था वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है। ये वाली कहानी मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो इधर की तरफ लगेगा एन कॉस थीटा और सर्कल के सेंटर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज एन साइन थीटा। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे? एन साइन थीटा। ये सर्कल के सेंटर की तरफ लग गया। अब अगर अपन लोग बात करें, ध्यान दो, तो अच्छा इसे जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कौन बैलेंस किया? वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस किया और इस डायरेक्शन में अंदर एन साइन थीटा लग रहा है। अब देखो, अगर सेफ सर्कुलर मोशन होता रहे, मतलब ये जो कार है वो बाहर की तरफ ना भागे, डिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो एम बी स्क्वायर बाई आर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फॉर सर्कुलर मोशन, अब ऐसा ना हो एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए, हो ही नहीं सकती बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो नहीं हो सकता।
तो अपन लोग क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसे एक इक्वेशन मान लिया। एक और इक्वेशन अपन लोग लिख सकते हैं किधर बच्चे, वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो ये बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इस तरफ नेट एक्सेलरेशन नहीं है, तो अपन लोग लिख सकते हैं एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू द एम जी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन लोग डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो एन साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल है। मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन में एम जी। भाई ये m से तो m को मार दिया, n से n साइन थीटा को मार दिया, तो यहाँ से टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। अब ये पता हो भाई, ये देखो अगर मैं इस वेलोसिटी को देखूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी बन रही, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर जी टाइम्स ऑफ टेन थीटा। अब मैं कहूँ भाई मुझे बताओ मैक्सिमम से वेलोसिटी कितनी होगी, तो बच्चा बोले कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर जी टेन थीटा से कम है या उसके बराबर है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कम हो क्या होगी भाई, या तो कम होगी या बराबर होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इसके बराबर ही होनी चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम स्पीड अगर अपन लोग देखें तो वही वी मैक्स होनी चाहिए, एंड वी मैक्स इज वॉट, वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू बच्चे आर जी टेन थीटा। यानी मैं बी मैक्स की अगर बात करूं बच्चे, सो बी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये तो हो गई बी मैक्स की वैल्यू, मेरे को पता लग गई कि बी मैक्स इतना होगा। मेरे ख्याल से इतनी कहानी बच्चे क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो ये तो मैंने ये बताया कि बैंकिंग है रोड पर, सर्कुलर ट्रैक पर, और फ्रिक्शन नहीं है। कोई बच्चा बोले सर अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन और लगा दूँ, मतलब देखो पहले मैंने एक केस कराया था लास्ट लेक्चर में, उसमें फ्रिक्शन लिया था लेकिन बैंकिंग नहीं लेती, तो उसमें क्या कर रहा था, फ्रिक्शन जो था वो रोल प्ले कर रहा था किसका, सेंट्रीपिटल का। भाई सेंट्रीपिटल का तो जरूरी है होना, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। अभी यहाँ पर बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं, तो कौन रोल प्ले कर रहा है? बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो रोल प्ले करेगा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। अब देखो ज़्यादा बैंकिंग रख नहीं सकते, अगर मुझे मान लो एसेंशियल फ्रिक्शन फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो उसके लिए बैंकिंग चाहिए अच्छी खासी। ज़्यादा बैंकिंग तो हम लोग सर्कुलर ट्रैक पर नहीं रख सकते ना, ऐसे तो नहीं रख सकते ट्रैक को। तो अब क्या काम किया जाए, और ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं रख सकते, क्यों, ज़्यादा अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, गाड़ी माइलेज कम देगी। ठीक है, तो क्या काम किया गया, फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ी सी बैंकिंग की जाए और थोड़ा सा फ्रिक्शन रखा जाए, मतलब ऐसी कंडीशन बना दी जाए जिसमें माइलेज भी आता रहे और नुकसान भी ना हो, कि हम लोग ज़्यादा ट्रैक को हम लोग झुका सकें जिससे गाड़ी का भी नुकसान ना हो। और भी चीज़ें मैकेनिक्स इसकी नाम देखी जाएगी, तो उसके मैकेनिक्स से पॉसिबल कंडीशंस बन सके। तो यानी कि सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए अब की बार में दोनों केस बनाए गए, दोनों चीज़ों के एक साथ लगाया गया कि फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग भी हो। ठीक है, तो अब देखो ये तो एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन का केस था, अगर फ्रिक्शन हो तब क्या बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंकिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज बैंकिंग इन सर्कुलर ट्रैक, इन सर्कुलर ट्रैक when friction is present, तो बच्चे बड़े ध्यान से सारी चीज़ें देखते रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद अपना जेईई मेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा जेईई मेंस से पहले कोई एक ऐसी सीरीज लाने की जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उनके PYQ और जेईई एडवांस के PYQ के
बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, जो कि जेईई मेंस में रिपीट होंगे क्वेश्चंस, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसमें शॉर्ट नोट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग इन सर्कुलर ट्रैक व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में अपन लोग को देखनी है कि जब फ्रिक्शन हो तो बैंकिंग हो और फ्रिक्शन हो, दोनों हो, तब सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये अपन को देखनी है। तो ध्यान दे लेते हैं। मैं बेटा सीधे सीधे ही बैंकिंग बना दे रहा हूँ। मैंने मान लिया ये रही बैंकिंग, ये एंगल रहा थीटा बच्चे, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। इधर कोई गाड़ी है, ये रही कार, ये रही कार, ठीक है। अब क्या होगा समझो बच्चा, ये रहा इसका सर्कल, ऐसे करके ये कार अपने इस सर्कल में ऐसे घूमेगी, ठीक है। ये इसका सर्कल है और इसकी एक रेडियस हो गई, ये रही इसकी एक रेडियस, दैट रेडियस इज स्मॉल आर। इस रेडियस को अपन लोगों ने क्या नाम दे दिया बच्चे, स्मॉल आर। ये इसकी रेडियस हो गई, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर। कार का मास मैंने मान लिया m है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड दिस कार इज स्मॉल m, एंड बिटवीन द टायर्स ऑफ दिस कार इज स्मॉल m, ठीक है। अब मान लो, अगर ध्यान देना बच्चे, अगर ये कार ऐसे मूव करेगी, ये मूव करेगी, इसकी बहुत तेज वेलोसिटी है, बहुत तेज वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा इस सर्कल से, और उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा। भाई जब ये मूव करेगी, मान लो b वेलोसिटी से मूव कर रही, तो b वेलोसिटी से मूव कर रही, तो एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और वो कौन सा होगा बच्चे, वो तो mv²/r होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट लग जाएगा, किधर की तरफ लगेगा सर, वो लगेगा ये जो सरफेस इंक्लाइंड प्लेन बना रहे इसी के अलॉन्ग ऐसे लग जाएगा इसका एक कंपोनेंट। तो मैं इसका एक कंपोनेंट इस सरफेस के अलॉन्ग लिखना चाह रहा हूँ। मैं सरफेस के अलॉन्ग अगर लिखूँ, ध्यान देना बच्चे, मैं एक काम कर रहा हूँ, जितने भी इस पर फोर्सेस लिखे हैं वो पहले लिखे दे रहा हूँ, और फोर्सेस लिखने के बाद में कंपोनेंट इनके ब्रेक करूँगा, एक सरफेस के अलॉन्ग ब्रेक करूँगा कंपोनेंट, और अगेन दूसरा कंपोनेंट हमेशा मैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये लिखूँगा सिर्फ। तो देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इधर लगेगा बच्चे एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक नीचे की तरफ लग गया बच्चे mg। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सरफेस के अलॉन्ग सारे फोर्स लिखना चाह रहा हूँ, और सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस लिखना चाह रहा हूँ। मैं सरफेस के अलॉन्ग और सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस लिखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अलॉन्ग द सरफेस फोर्स लिखते हैं। तो अलॉन्ग द सरफेस बच्चे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बड़ी खुशी से अगर हम लोग अपन बात करें। अच्छा, इधर अगर mv²/r है, mv²/r क्यों है, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोगों ने कभी पढ़ा है अपनी कि इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और अगर इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो अलोंग द सरफेस, इस तरफ अलोंग द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू द mv²/r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। कितना लगा बच्चे, mv²/r टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, जो इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। और अगर बाहर की तरफ इसे खींचने की कोशिश करेगा तो बच्चे बोलेंगे सर इस पर फिर फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी होगी बच्चे, उस फ्रिक्शन फोर्स की तो डायरेक्शन होगी कितनी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। अच्छा, एक और बच्चे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा सर, वो तो फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। भाई सर ये किसका कंपोनेंट है, ये mg का कंपोनेंट है, एक सरफेस के अलॉन्ग, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रहा mg का कॉस थीटा। कितना रहा बच्चे, mg का कॉस थीटा। क्या सर mv²/r का भी कंपोनेंट होगा इस परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल होगा भाई। ये कितना होना चाहिए, अगर ये थीटा है तो प्यारे बच्चे ये वाला एंगल तो अपना 90 - थीटा होगा, और अगर ये 90 - थीटा होगा तो इस तरफ भी एक फोर्स लग गया, दैट इज इक्वल टू द mv²/r साइन थीटा। ये लग गया, इसके अलॉन्ग हो गया एक mv²/r साइन थीटा। इतने फोर्सेस को लिख लिया, ठीक है भाई। अब मैं इनके कंपोनेंट लिखना चाह रहा हूँ भाई, लिख लेता हूँ। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा प्लस mv²/r। क्या इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई एक्सेलरेशन है, ना सर बिल्कुल कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो क्या मैं इन्हें बैलेंस कर सकता हूँ, बिल्कुल बच्चे इन्हें बैलेंस कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r
साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ये एक इक्वेशन बन गई। सर मैं पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन भी लिखना चाहता हूँ। लिख लो भाई, क्या होनी चाहिए, एक तो बनेगी बच्चे एम जी साइन थीटा और दूसरी और वैल्यू बन गई, वो हो गई किसके इक्वल, म्यू इंटू एन के इक्वल। अरे बाहर की तरफ कौन सा इसमें फोर्स लग रहा है, वो सर लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू बहुत कम है एम बी स्क्वायर बाई आर से। तो ये तो बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू कभी भी इस फोर्स से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई एम बी स्क्वायर बाई आर से तो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा वैल्यू कम है, अगर ये ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा बच्चे, तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, तो सेफ राइडिंग नहीं होगी, बाहर की तरफ भाग जाएगा। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा बनी। अब एक दिक्कत आ रही कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन लिखा है, इसकी वैल्यू कैसे लिखे, बिल्कुल लिख लेंगे बच्चे, ऊपर वाले इक्वेशन में गिवन है और ये वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपन लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखें बच्चे, ध्यान देना, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, बच्चे बोलेंगे सर ये तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख दी मैंने कितनी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। किसके इक्वल हो गई बच्चे, एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के इक्वल हो गई। अच्छा भाई, अगर ये एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के इक्वल है तो क्या काम किया जाए, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, ये बन गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। क्या बन गया, एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। मेरा मन है कि मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, तो क्या मैं इस टर्म को उधर लिख सकता हूं, बल्कि ऐसा लिखा नहीं जाता इनइक्वलिटी में, इधर माइनस कर देंगे और उधर भी माइनस कर देंगे जाकर के, ठीक है। तो बन जाएगा क्या बच्चे, एम जी साइन थीटा तो यही रहेगा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा भी यही रहेगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम बी स्क्वायर बाई आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब मेरा मन है कि मैं यहाँ से एम जी को कॉमन ले लूँ, और बच्चे मैं कॉस थीटा भी कॉमन लेना चाहता हूँ। मैंने एम जी कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ कॉस थीटा नहीं तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी बचेगा क्या बच्चे, टेन थीटा प्लस इधर बचा म्यू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं सर यहाँ पर भी यही काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ एम बी स्क्वायर बाई आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा कॉमन लेना चाहता हूँ। सो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा कॉमन लिया, इधर बचा 1 और यहाँ बचा म्यू साइन, देखो यहाँ एम बी स्क्वायर बाई आर तो है लेकिन कॉस थीटा नहीं था, तो डिवाइड कर देंगे, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक काम करता हूँ, मैं एम से एम को उड़ाना चाहता हूँ। अरे उड़ा भी सकते यार भाई, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, वो एक ही बात है, मैं ऐसे उड़ा देता हूँ। ठीक है, एम से एम ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर आर पहुँचेगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जी आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और साथ में बच्चे मेरे साथ में आ चुका है कितना, कॉस थीटा भी। तो मेरे ख्याल से कॉस थीटा मैं कैंसिल मारूंगा, क्या बचेगा बच्चे, ध्यान देना, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जी आर म्यू प्लस टेन थीटा, सॉरी बच्चे, म्यू प्लस टेन थीटा
अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? सो v इज शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR टाइम्स ऑफ म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। अब मैं अगर देखूं b की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? देखो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ नहीं डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम तो डिफाइन है। कितनी? इक्वल। क्यों? वेलोसिटी की वैल्यू या तो इससे कम होगी या इसके बराबर होगी। बराबर होगी तो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए भाई? सेफ राइडिंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ GR म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ tan थीटा, 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ tan थीटा। ये बन गई वेलोसिटी। मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। अब बच्चे के दिमाग में आया सर ठीक है, सर्कुलर मोशन कोई कार ट्रैवल कर रही है और वो सर्कुलर बैंकिंग है अगर, तब तो बहुत अच्छी बात है, बैंकिंग है, काम बन रहा है। अगर बैंकिंग और फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा सर? भाई यहाँ पर बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों थे। भाई देखो, केवल बैंकिंग है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। केवल फ्रिक्शन है तो कौन कर रहा था सर? तब तो कर रहा था फ्रिक्शन फोर्स। दोनों है तो दोनों कर रहा है। दोनों ना हो सर तो क्या होगा? अरे तब तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा, गाड़ी बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी और मेरे ख्याल से ऐसे पलट जाएगी। सर कोई ऐसा नहीं है जो इसे बैलेंस करे? बिल्कुल करेगा बैलेंस। बहुत ऐसा नहीं होता कि हर समय चांस हो पलटने की, लेकिन बैलेंस करने के लिए एक है कोई फोर्स। देखते हैं क्या चीज़ें बनेंगी। मान लो कोई कार है, वो सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे मूव कर रही है। ये रहा कोई सर्कुलर ट्रैक, ये रहा सर्कुलर ट्रैक, और ये रही चुन्नू की कार। किसकी कार है बच्चे? चुन्नू की स्पेशल कार। ठीक है, ये रही। इस कार में मान लिया ये चुन्नू की कार में, ये जो चुन्नू के कार के टायर है इनके बीच की डिस्टेंस है a, और ये जो सरफेस से कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो लेट से, सॉरी बच्चे देखते हैं क्या ही आ गया ये, और सॉरी सरफेस से कार के सेंटर ऑफ मास की जो बच्चे हाइट है वो अपन लोग लेकर के चलेंगे। देखो ये रहा, तो अगर देखें सरफेस से कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो मैंने मान ली h है। ये h हो गई कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट सरफेस से। ठीक है, ऐसे घूम रही। अब ध्यान देना जरा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस पर सर सर्कुलर मोशन फोर्स, भाई देखो सर्कल तो ये बन रहा है इसका, तो इस पर वेलोसिटी v से अगर भाग रही होगी तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सर, और उसकी वैल्यू होगी mv²/r। अब समझो जरा, अगर मान लो कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, ये इसके इनर व्हील है, ये आउटर व्हील है, तो कार अगर पलटेगी बेटा कभी, मान लो कभी ऐसा हुआ अपनी ज़िंदगी में, खुदा खास्ता ना ऐसी बातें ना हो, हम मियाँ यार कैसी बात कर रहे हो, अगर ये कार पलटेगी बेटा तो ये इनर व्हील होगा, ये आउटर व्हील होगा, तो ये पलटेगी बच्चे ऐसे। ये जो आउटर व्हील होंगे ना, आउटर व्हील इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएंगे, आउटर व्हील के अलॉन्ग ये ऐसे करके टॉपल करना चालू कर देगी, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएंगे। तो ये जो कार पलटेगी ना, ये कार इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ऐसे, ये आउटर व्हील है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, और ये कार इस आउटर व्हील के अबाउट ऐसे पलटने की कोशिश करेगी अगर इसकी बहुत तेज स्पीड है। समझो सर्कुलर मोशन हो रहा है, कार की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज होगी तो mv²r भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, और अगर mv²/r बहुत ज़्यादा होगा तो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क बेटा क्या होता है? r×f। तो इस तरफ एक टॉर्क लगेगा जो इसे पलटाने की कोशिश करेगा। क्या लगेगा बच्चे? एक टॉर्क लगेगा जो इस कार को ऐसे पलटाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। समझो जरा फिर से, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये अब इस पर क्या होगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे इसके अबाउट ये कार ऐसे ऐसे करके पलट जाएगी। क्यों पलटे? क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट प्रोवाइड्स द टॉर्क, एंड दैट प्रोवाइड इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो इसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पलटेगी। सर हमेशा तो नहीं देखा पलटती यार। हाँ सही बात है, नहीं पलटती हमेशा, क्योंकि इसे रिस्टोर करने के लिए भी एक टॉर्क लगता है
जो इसके सेंटर ऑफ मास यानी इसका वेट लगाया करता है, यानी वेट तो इधर की तरफ mg लग गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस mg की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे वो तो a/2 हो गई, और अगर ये डिस्टेंस a/2 है तो अब इसकी वजह से भी एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा सर? r क्रॉस f, ये इधर की तरफ लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये टॉर्क इसके बराबर हो गया या इससे ज़्यादा हो गया ना तो इसे पलटने नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर दो तरीके के टॉर्क की बात कर रहा हूँ। एक टॉर्क का इफेक्ट इस तरफ आ रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और दूसरे टॉर्क का इफेक्ट आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में जिस टॉर्क का इफेक्ट आ रहा है दैट टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कैसा टॉर्क है बच्चे? ये जो टॉर्क है दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो टॉपिक है बच्चे इसका एक नाम दे देता हूं मैं, टॉपलिंग ऑफ कार। क्या नाम दे देता हूं बालक? टॉपलिंग ऑफ कार। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दैट इज टॉपलिंग ऑफ कार। टॉपलिंग ऑफ कार, टॉपलिंग ऑफ कार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो तो ये टॉपलिंग ऑफ कार हो गया, और इधर की तरफ बच्चे ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करे। अगर ये पलटने की कोशिश भी करे, कभी कभी ऐसा देखा होगा कि कोई गाड़ी या ट्रैक्टर देखा होगा तो ट्रैक्टर ऐसे उठ जाता है और फिर वापस ऐसे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट उसे उधर की तरफ टॉर्क प्रोवाइड करा देता, बैलेंस कर देता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट उठने। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ज़्यादा उठ जाएगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से बाहर निकल चुकी, कोई पलट जाएगा। तो इधर की तरफ रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा। अगर ये ना पलटे, अगर ये ना पलटे, ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क है। अगर ये ना पलटे तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये ना पलटे तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो बच्चे उसके लिए कंडीशन होगी कि ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होनी चाहिए हमेशा। ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से या तो ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। चलो बनाते जरा। रिस्टोरिंग टॉर्क इधर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर। रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अगर रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करें तो रिस्टोरिंग टॉर्क बच्चे कितना लग रहा है? बच्चे बोलेंगे सर रिस्टोरिंग टॉर्क तो लग रहा है अपने पास में mg। कितना लग रहा है बच्चे? mg इंटू a/2। सो mg इंटू a/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है बच्चे? mv स्क्वायर बाई r इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू h के इक्वल हो गया। ठीक है, r क्या थी सर? r तो इस सर्कल की जिसमें घूम रहा है उसकी रेडियस है। ठीक है, अपन को क्या फाइंड आउट करना? सर मुझे तो वेलोसिटी बतानी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। क्या बना? अगर अपन लोग देखें तो ये बन गया GAR अपॉन में 2h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर। सो v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GAR अपॉन में 2h। कितना आ गया बच्चे? GAR अपॉन में 2h। GAR अपॉन में 2 इंटू h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ सर ये वेलोसिटी बता दो मुझे कितनी होगी, यार बिल्कुल बता देंगे बालक, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो बता ही रहा हूँ इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की अगर बात की जाए बच्चे, किसकी? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। सो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इज व्हाट? क्या होनी चाहिए बच्चे? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी वी मैक्स। भाई ये तो लेस देन इक्वल टू है तो मैक्सिमम तो इक्वल के बराबर होगी, यानी अंडर रूट ऑफ GAR अपॉन में 2h। मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा सर ये तो कार थी, अगर मान लो कार ना होती, बेकार होती कार, ठीक है, बेकार मतलब खराब हो गई है कार, तो मैं तो साइकिल से चलता। क्या साइकिल में भी ऐसी चीज़ें हो सकती? बिल्कुल हो सकती बच्चे। फिर देखो भाई, ये रहा चुन्नू, ये मुन्नू की साइकिल ले आया क्योंकि चुन्नू की कार खराब हो चुकी। ये रही भाई मुन्नू की साइकिल, अच्छी साइकिल है क्या? सर्कस वाली लग रही। पीछे भी है बेटा, ऐसे क्रॉस सेक्शन देख रहे, सामने लाइन जैसी दिख रही। चुन्नू यहाँ ऊपर बैठा, चुन्नू का मास m है, तो नीचे की तरफ तो बच्चे इसमें लग रहा होगा mg, और बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बच्चे कितना? mv स्क्वायर बाई r। मैंने मान लिया इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट है बच्चे h। कितनी हाइट? h है सेंटर ऑफ मास की।
तो सर ये बताओ, अगर ये इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? मैं तो कहूँगा नहीं है। अगर मान लो चुन्नू सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सीधे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं जब भी सर्कल में गाड़ी कार क्या नाम ये साइकिल अगर चलाएंगे या बाइक चलाएंगे तो अपन लोग क्या कर लेते, थोड़ी सी लीन कर लेते, थोड़ी सी टिल्ट कर लेते किसी एंगल पर। क्यों कर लेते हैं अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, ऐसे ही ऐसे चला रहे हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगा, कितना लगा, mv²/r, और जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा यहाँ पर एक ही टायर है, यही रहा, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस तरफ जो टॉर्क लगेगा वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सर रिस्टोरिंग टॉर्क mg देता था यार, देता था, यहां नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, और जब लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो। तो ये तो कोई टॉर्क नहीं देगा, यानी कि यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क बिल्कुल नहीं आया। और अगर रिस्टोरिंग टॉर्क बिल्कुल नहीं आया है बच्चे, तब क्या होगा? तो सर बड़ी दिक्कत वाली बात है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या काम करें? अब नहीं आया तो ये पलट जाएगी, तो सर क्या करना चाहिए? मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आने लगे। और कैसे आ सकता है? जब लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही रखूंगा, मैं इससे चुन्नू की साइकिल को थोड़ा सा झुका दूंगा मुन्नू की तरफ। तो अगर मैं इस साइकिल को मान लो इस तरफ ऐसे झुका दूं बच्चे, किस तरफ? इस तरफ अगर झुका दूं तो mg तो ये लगा, mg ये लगा, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है mg से, वो ये हो गई बच्चे। मैंने मान ली ये डिस्टेंस कितनी हो गई? a हो गई। ये एंगल लेट से थीटा है। कितना एंगल है बच्चे? थीटा। कितना एंगल है बच्चे? थीटा। बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज mv²/r, और मैं ये कहूँ ये वाली हाइट है बालक h। तो क्या सर अब डिफ्लेक्टिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है? हाँ बालक। कौन दे रहा है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन की, यानी r क्रॉस f इस तरफ। तो दो टॉर्क लगे, इधर की तरफ तो डिफ्लेक्टिंग और इधर की तरफ रिस्टोरिंग। ये नहीं पलटेगी, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर। इस बार बेटा ग्रेटर नहीं रखेंगे, ग्रेटर रखेंगे तो इधर पलट जाएगी। भाई उधर तो दो टायर थे ना, उस पर रुक ही रह सकती थी, बैलेंस थी, इधर नहीं ऐसा होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिखूंगा बच्चे रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा क्या होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, ना पलटे, यानी लीनिंग ऑफ साइकिल। इस टॉपिक को अपन लोग नाम देंगे बच्चे क्या? लीनिंग ऑफ साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनिंग ऑफ चुन्नू, चुन्नू खुद लीन होकर के पैराबोला हो गया, ब्रह्मलीन हो जाएगा वो। टॉर्क कौन सा वाला बच्चे? रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए। अब रिस्टोरिंग टॉर्क है कितना? सर रिस्टोरिंग टॉर्क तो ये फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द a/2। मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लिखना चाह रहा हूं, लिख दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन दे रहा है? सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो दे रहा है mv²/r, और इसकी अगर सेंटर ऑफ मास से ये हाइट अगर अपन लोग देखें इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द h। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने m से m कैंसिल कर दिया, सॉरी ये डिस्टेंस a थी, मैंने m से m कैंसिल कर दिया। क्या बचा सर? ये बचा v² इक्वल टू g/r अपॉन में h। सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो। तो b² की वैल्यू बच्चे gr इंटू a/h, एक ही बात तो है, अलग अलग तो लिखना नहीं। a/h क्या होगा? सर ये थीटा अगर एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ABC, तो इस ट्रायंगल ABC में क्या tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a/h होना चाहिए। बच्चे कहें बिल्कुल सर ये तो बनी, तो क्या ये tan थीटा है? हाँ भाई ये tan थीटा है, और अगर ये tan थीटा है तो b² की वैल्यू तो आ गई बच्चे gr इंटू tan थीटा। समझ में आ गई बात? तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी? √of gr tan थीटा या rg tan थीटा b² इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू b² बाई rg।
तो ये केस आज अपन लोगों ने गाड़ियाँ पढ़ ली, साइकिल, बाइसिकल, ये वो, नेक्स्ट उसमें डेथ वेल पढ़ा था। तो अगले उसमें अपन लोग बेटा पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ एडवांस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद, लेकिन अगला लेक्चर करना ना भूले। धन्यवाद बच्चे, थैंक यू, जय हिंद।